Hello students, today we will start our fourth chapter Air. In this chapter we will read about atmosphere and including the parts atmosphere. So let us start. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. जो हमारी अर्थ है, अब हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है, क्या चीज़ हमें प्रोटेक्ट करती है बेटा? एयर प्रोटेक्ट करती है, जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है. अब एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर हमारे पास क्या है? डिफरेंट गैसेस हैं बेटा, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट सन रेज से, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स से. सो हेयर वी गो टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल इन दिस चैप्टर. Most probably some gases included like that nitrogen and oxygen, carbon dioxide and ozone, argon, helium and hydrogen. इसमें अपने अपने डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट वर्क्स है बेटा. और ड्यूरिंग द चैप्टर वी विल रीड आउट दैट विच गैस हेल्प अस हाउ. एवरी gas important for living beings. So all living being on this earth depend on the atmosphere for their survival. अब सर्वाइवल से मतलब क्या है हमारा, कि सर्वाइवल मतलब जैसे हम अपना जीवन यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो वो उस लाइफ स्पेंड के लिए हमें अर्थ पे एटमॉस्फेयर की नीड है बहुत ज़्यादा. जो इसके अंदर हमारे लिए गैसेस अवेलेबल हैं, तो वो हमारे सर्वाइवल में बहुत हेल्पफुल हैं. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ. अब सांस लेने के लिए हमें एटमॉस्फेयर से ही एयर प्रोवाइड होती है. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द सनराइज. और यही एटमॉस्फेयर हमारे क्या करता है, सन रेज से हमारे लिए क्या अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे हमारा प्रोटेक्शन करती हैं. कौन? ये हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट गैसेस. अब कौन सी ऐसी लेयर है जिसकी वजह से हमें मतलब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, दैट इज़ ओजोन लेयर. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. अब इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हम पूरे चैप्टर के ड्यूरिंग रीड करेंगे कि ये जो ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का, वो हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें किस प्रकार देता है. सो स्टार्टिंग में हमें जब हमने ये रीड किया है तो हमें पता लग रहा है कि जो सन रेज़ हैं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हीटेड होती हैं. और अगर ये ब्लैंकेट नहीं होता, जो एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट हमारे पास है, तो हम क्या हो जाते, बेक्ड हो जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कभी भी चिमनी के अंदर जब ईंटों को पकाया जाता है तो वो बेक्ड हो जाती है, रेड कलर की हो जाती हैं. पहले मिट्टी का कलर होता है, आफ्टर दैट बेकिंग दीज टाइल्स दे गेट रेड कलर. सो द सेम थिंग वी हैपन्स विद अस इफ एटमॉस्फेयर नॉट प्रेजेंट विद अस. सो और अगर मान लीजिए हीट नहीं मिलती, सन रेज मतलब प्रोटेक्शन नहीं मिलती हमें ब्लैंकेट से, जो हमारा एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है, तो हमें नेक्स्ट क्या होता हमारे साथ, हम फ्रीज़ हो जाते. ड्यूरिंग द नाइट वी फ्रॉज. ओके, हमारे साथ क्या होता, क्योंकि हीट नहीं मिलती हमें, और जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हीट को ऑब्ज़र्व नहीं करता. अगर ऑब्ज़र्व नहीं करता तो हम रात के टाइम क्या हो जाते, बर्फ़ बन जाते, जैसे बर्फ़ हमारे नॉर्थ जोन और साउथ जोन में मिलती है. ठीक है. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. यही हमारा एयर का मास है, जो एरिया है, जिस एटमॉस्फेयर का एरिया है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर क्या है अर्थ के ऊपर हमारे लिए टेम्परेट जोन बनाता है. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, उन सभी के बारे में, और कितने % हैं
वो भी हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आपको पता है कि एयर जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर जाता है। अब मेनली जो टू गैसेस हैं हम बात करेंगे, जो टू गैसेस जो हम बात कर रहे हैं बल्क में मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज़ सबसे ज़्यादा कौन सी होती है बेटा? नाइट्रोजन। आप इस सर्कल के अंदर देख सकते हैं, दैट इज़ 78% नाइट्रोजन इंक्लूडेड इन आवर एटमॉस्फेयर, 21% that is oxygen. So these two gases are in bulk in atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantity. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कितनी परसेंट है? 0.03%, एंड आर्गन 0.93%, and all other gases including that we read out, these are argon, helium and other hydrogen also, these are 0.04%. So let us start that we already read out that carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantity. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. कि इन सभी गैसेस के अलावा भी के एक्सेप्ट हम बात करें तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड होते हैं हमारी एयर के अंदर। एंड here in the pie chart we already read out that pie chart you also make in your notebook before starting your chapter. Okay, the pie chart gives you the percentage of different constituent of air. अब जो पाई चार्ट से हमें पता चल गया कि कितने परसेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि कितने पार्ट हैं एयर के, और कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंट हैं, तो इस पाई चार्ट के ज़रिए हमें पता चल गया। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लांटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट। अब जब हम इनहेल करते हैं यानी कि हम सांस लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसका कुछ पार्ट नाइट्रोजन का इनहेल करते हैं और कुछ एक्सेल करते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब जो प्लांट्स हैं उनके लिए तो उनका फूड क्या है? उनका नाइट्रोजन जो गैस है एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट्स के लिए फूड का वर्क करती है। एंड दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब क्योंकि वो एयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं उसको, बैक्टीरिया that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. अब बैक्टीरियाज जो होते हैं, हमें पता है सब हर जगह हैं, बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं। तो अब बैक्टीरिया क्या वर्क करता है बेटा? प्लांट्स के लिए वो नाइट्रोजन को पहुंचाने का ज़रिया है, सोर्स है। जितने भी लाइव्स हैं दैट लिव्स इन, बैक्टीरिया जो रहते हैं किसके अंदर? रूट्स के अंदर, सॉइल्स के अंदर, तो वो सभी प्लांट्स को नाइट्रोजन को इनहेल करने के काम आते हैं। एयर से वो डायरेक्ट उनके अंदर डाइवर्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लांटीफुल गैस इन द एयर। अब ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, दैट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डायरेक्टली। क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं तो हम डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं ऑक्सीजन को। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? डू यू नो वेरी वेल, you have read out in science that photosynthesis is a work of food making of plant direct from sun rays.
So in this process they reduce oxygen. ग्रीन प्लांट हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम इनहेल करते हैं. In this process ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट. इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को वो कांस्टेंट बनाए रखते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स. इसलिए हम कहते हैं ना कि बहुत सारे ग्रीन प्लांट लगाओ ताकि हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो एटमॉस्फेयर में. इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब. यदि हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं तो ये जो बैलेंस है हमारा ऑक्सीजन में कांस्टेंट करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो इसलिए हम मना करते हैं कि पेड़ों को मत काटो बेटा. दैट्स वाई. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरा इम्पोर्टेंट गैस है. ग्रीन प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना फूड बनाने के लिए, और वो हमारे लिए क्या छोड़ते हैं, बहुत अच्छी गैस छोड़ते हैं ना, रिलीज ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन ब्रीथिंग में हेल्पफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए. ह्यूमन्स एंड और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड टू द प्लांट बाय द प्लांट विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस. अब जो हमारे लिए हेल्पफुल है वो प्लांट्स हमें देते हैं, और प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है वो हम उन्हें देते हैं. तो दोनों ही चीज़ें आपस में क्या करती हैं, बैलेंस बना करके रखती हैं. दैट्स वाई वी सर्वाइव हियर ऑन द अर्थ. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. अब थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है कि कई बार हम क्या करते हैं, कई बार क्या हम हमेशा ही करते हैं, फ्यूल्स को बर्न करते हैं. जैसे व्हीकल्स चलाते हैं तो फ्यूल बर्न होता है. इसकी वजह से क्या होता है, या फिर हम कोयल बर्न करते हैं या फिर ऑयल बर्न करते हैं, तो हमारे लिए ये बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं. सच they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. अब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है क्योंकि हम व्हीकल्स चलाते हैं. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अफेक्टिंग अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट. और इसका एक बहुत ही डिफरेंट रिज़ल्ट हमारे सामने आता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर क्या हो जाता है, वेदर और क्लाइमेट के चेंज करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं. टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे सामने आ जाती है. वार्मिंग अनस्टॉपेबल. अब जो वार्मिंग है वो क्या है, अनस्टॉपेबल है. CO2 लेवल एट. देखिए ये सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की ड्यूरिंग की हैं. वी कैन सी ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन. द विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड. ये सभी हेडलाइंस हैं जो न्यूज़पेपर में आई हैं ग्लोबल वार्मिंग. अब तक हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में. एटमॉस्फेयर में हमें कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं. अब हम इसके लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These are troposphere. बिल्कुल बिगनिंग में हम बात करेंगे. देखिए हम इस डायग्राम में देखते हैं ट्रोपोस्फेयर. उस ट्रोपोस्फेयर के बाद यदि हम जा रहे हैं किसके ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर. दैट इज़ द लेवल शोन फ्रॉम लाइट ब्लू कलर to the dark blue color, and after that we go mesosphere.
मेसोस्फीयर में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है, ब्लू कलर। आफ्टर दैट इज़ थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर के बाद तो बिल्कुल एक्सोस्फीयर, बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारा एटमॉस्फेयर का। सो हियर वी गो। अब जितने एरिया में हमारा ट्रोपोस्फेयर आता है दैट इज़ इंक्लूडेड 13 किलोमीटर। आफ्टर दैट स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज़ 50 किलोमीटर। और जब हमने बात की नेक्स्ट जो हमारा एरिया है दैट इज़ मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इंक्लूडेड 80 किलोमीटर्स, नियरली 80 किलोमीटर आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर। एंड थर्मोस्फेयर्स इंक्लूडेड नियरली 80 to 400 किलोमीटर। यानी कि मैक्सिमम एरिया जो हमारा आ रहा है किस में आ रहा है, थर्मोस्फेयर में आ रहा है। एंड एक्सोस्फेयर की तो लिमिट हम मेज़रमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारी अपर लेयर है। सो मैक्सिमम एरिया जितना कवर हो सकता है इन स्फेयर्स में वो हमने डिस्कस किया। दिस लेयर, अब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डिटेल में इनके बारे में जानने के लिए। दिस लेयर जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। इट्स एवरेज हाइट, इसकी एवरेज हाइट कितनी है हमने पहले भी डिस्कस किया, 13 किलोमीटर है बेटा। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर, जिस एयर से हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं वो एयर यहाँ पर अवेलेबल होती है। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. जितने भी वेदर फेनोमेनाज हैं, रेनफॉल है, फॉग है, हेलस्टॉर्म्स हैं, वो सभी इसी लेयर में होते हैं बेटा। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बेटा, और एक बहुत बड़ी बात ये है कि इस एयर में, इस पार्ट में हमें ये जो एटमॉस्फेरिक वेदर शोन होता है हमारी लेयर पे, ट्रोपोस्फेयर पे, वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि बिल्कुल क्लीन एरिया माना जाता है। अबाउ द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर के पार्ट में हमारे स्ट्रेटोस्फेयर रहती है। और ये क्योंकि क्लीन एरिया है इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं किसमें, एयरप्लेन्स में। ठीक है, जितने भी एरोप्लेन्स हैं, जितने भी मतलब हमारे ये एरोप्लेन्स हैं वो इसी लेयर्स में फ्लाई करते हैं। देखिए हम रीड करेंगे आगे। अबाउ द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। एंड इट एक्सटेंड्स अप ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। जो हमारी हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर की वो हमने अभी डिस्कस की थी कि 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं नीचे पिक्चर में कि 50 किलोमीटर्स तक हाइट किसकी है, स्ट्रेटोस्फेयर की। एंड दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएट्स वेदर फेनोमेना, कि ये बिल्कुल फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है। हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे वेदर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं जो कि हमारे वेदर फेनोमेना में हेल्प करती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स, और ये इतनी अच्छी कंडीशन बनाती हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयरप्लेन्स को फ्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे शूटेबल एरिया मिलता है हमें एयरप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स द लेयर ऑफ ओजोन गैस, और सबसे मेन जो हमारे लिए हेल्पफुल है गैस जो हमारी प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, वो भी एरिया इसी के अंडर आता है। किस में आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट इज़ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और हमने पढ़ा भी है कि हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है जो हमें हार्मफुल प्रॉब्लम्स से बचाते हैं। देखिए अब हम रीड करेंगे मेसोस्फेयर के बारे में। देखिए हमने एरिया को यहाँ पे शो किया गया है, डार्क ब्लू कलर है, 50 to 80, दैट इज़ द एरिया ऑफ अ मेसोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर, इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अब जो ये थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, अब हम आपसे क्वेश्चन ये भी पुट कर सकते हैं कि मेसोस्फेयर कौन सी लेयर है, तो दैट इज़ थर्ड लेयर।
इसी तरह से हम स्ट्रेटोस्फेयर के लिए भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि कितने एरिया में रहती है। तो आप सभी इसको बड़े ही ध्यान से रीड कीजिएगा। इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो हमारी मेसोस्फेयर लेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अबाउ है, और स्ट्रेटोस्फेयर किसके अबाउ है? हमारी ट्रोपोस्फेयर के अबाउ। हम क्वेश्चन उल्टा भी पुट कर सकते हैं कि इसके बिलो में कौन सी लेयर है, तो आपको बताना पड़ेगा स्ट्रेटोस्फेयर। इसी तरह से स्ट्रेटोस्फेयर के बिलो में ट्रोपोस्फेयर। सो and what is the area? It extends up to the height of 80 kilometer. Meteoroids burns up in this layer on entering from the space. अब देखो ये भी लेयर हमारी किस तरह से प्रोटेक्शन करती है कि जितने भी मेट्रोइड्स होते हैं वो सभी इसी एरिया के अंदर बर्न हो जाते हैं स्पेस में। नेक्स्ट दैट इज थर्मोस्फेयर। In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. अब देखो हमारे यहाँ लेयर्स के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स है। देखो हमारे ओजोन लेयर आया था हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, अब थर्मोस्फेयर में हमारा कौन सा आया है? लोनोस्फेयर पार्ट। इट एक्सटेंड बिटवीन, अब जो इसका एरिया हमारा क्या है? 80 to 400 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। दिस लेयर हैज़ इन रेडियो ट्रांसमिशन, और इसी एरिया के अंदर हमारा क्या होता है? जो जितने भी ट्रांसमिशंस होते हैं, रेडियो हैं चाहे अदर हैं, रेडियो वेव्स हैं, कोई भी ट्रांसमिशन अगर होता है, जैसे हम टीवी के अंदर प्रोग्राम्स देखते हैं, तो सभी प्रोग्राम्स की जो वेव्स हैं यहीं से ट्रांसमिट होती हैं। ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस एयर, इसी एरिया में हो जाती है। अब लास्ट एंड part of our atmosphere, that is exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. जो uppermost layer है हमारे atmosphere की, exosphere के नाम से जानी जाती है। And this layer has very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the air space from here. अब जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, हमारे एक्जोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। इस लेयर में क्या होता है? बहुत थिन एयर होती है, वेरी थिन एयर। लाइट गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, हमने स्टार्टिंग में रीड की थी कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट हैं। तो ये जो हीलियम और हाइड्रोजन लाइट वेट गैसेस हैं वो यहाँ पर फ्लोट करती रहती हैं स्पेस के अंदर। सो हियर वी गो, वी विल डू the next part in the next video. Thank you. Have a nice day.